हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स। यहाँ मैं अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। साथ ही आईआईटी जेम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। बात करते हैं हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात किया स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के इंटरैक्शंस के बारे में। ओके, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थर्मल इंटरैक्शन, एडियाबैटिक इंटरैक्शन एंड जनरल इंटरैक्शन एंड रिलेटेड एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ रिलेटेड दैट टॉपिक्स। Okay, that is the Helmholtz free energy, enthalpy and Gibbs free energy. So in this video we are going to discuss about the phase transition. किसी भी पदार्थ के लिए, मटेरियल के लिए फेज ट्रांजिशन जो होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसका पूरा कंसेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे और उसके बीच में जो फेज ट्रांजिशन ग्राफ जो होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है किसी फेज के लिए। तो बने रहिए वीडियो की लास्ट तक ताकि टॉपिक जो है वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। बात करते हैं फेज ट्रांजिशन के बारे में। तो फेज ट्रांजिशन को हम यहाँ पे देखते हैं कि फेज ट्रांजिशन क्या होता है। ओके, सो फेज ट्रांजिशन की बात करते हैं तो फेज ट्रांजिशन में द फेज कैन, ओके, जो फेज यानी कि उसकी स्टेट, उसका स्थिति, तो फेज ट्रांजिशन में देखते हैं कि द फेज कैन टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ये ऑलवेज जो होता है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। कैसे? जब हम बात करते हैं कि अगर मैं पानी को बॉईल करता हूँ, जैसे हम पानी की फेज की बात करते हैं, जैसे वाटर की बात करते हैं, तो वाटर लिक्विड फॉर्म में और फिर वो किस में बनता है, वेपर में बन जाता है, नहीं वाष्प में बन जाता है। तो बात करते हैं उसके टेम्परेचर की। ओके, अब टेम्परेचर तो हम इसका बढ़ा रहे हैं लेकिन इसका प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। कैसे प्रेशर? अब हम इसको प्रेशर नहीं दे रहे, फिर भी उसमें प्रेशर लग रहा है, दैट इज द एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हो रहा है वो कांस्टेंट रह रहा है उसका। अब ये जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हो रहा है उसका चेंज हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब फिर बात करते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी इसकी जिस जो वाटर है वो लिक्विड से सॉलिड में कब बनता है। अगर मैं बात करूं, वाटर जो है वो लिक्विड से सॉलिड में 0 डिग्री टेम्परेचर पे बनता है। ओके, 0 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो वाटर का क्या होता है, वाटर को सॉलिड में, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन क्या ये 0 डिग्री हर स्थिति के लिए, बर्फ बनाने के लिए, उस पानी को, वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए ये कंडीशन ऑलवेज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए? कभी कभी ऐसा भी होता है कि -40 डिग्री, -50 डिग्री जो टेम्परेचर होता है एनवायरमेंटल का, तो उसमें क्या होता है, क्या वहां पे पानी नहीं होता? होता तो वहां पे भी वही है, लेकिन ये जो प्रेशर होता है, ओके, इसमें डिपेंड कौन करता है, प्रेशर। टेम्परेचर तो उसका कांस्टेंट है कि भी 0 डिग्री पे बनेगा, लेकिन डिफरेंस आता है प्रेशर से। प्रेशर अगर उस पे क्या हो जाता है कि ज्यादा या कम हो जाता है तो टेम्परेचर जो इसका बर्फ जो है, आइस जमने का, आइस बनने का जो टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर में बहुत बड़ा रिलेशन होता है आपस में, कि प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों अगर कांस्टेंट होता है तो फेज की हम बात करते हैं। और उसी में अगर मैं बात करूं, जैसे मेल्ट, अगर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल हो रहा है, अब उसी टाइम पे वो बॉईल हो रहा है और उसी टाइम पे वो वेपर बन रहा है। ध्यान से सुने, उसी टाइम पे वो बॉईल होके वेपर बन रहा है। तो उसमें भी क्या हो रहा है, अगर प्रेशर कम ज्यादा होता है तो ये थोड़ा पहले, यानी कि 90 डिग्री सेल्सियस पे भी वो वेपर बन सकता है, या फिर वो 110 डिग्री सेल्सियस पे भी वो वेपर बन सकता है। तो ये सारा खेल जो है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। और हमेशा क्या होता है कि जहां प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाते हैं वहां पे फेज चेंज होता है, यानी कि द फेज कैन टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है और उसका प्रेशर भी कांस्टेंट होता है जब वो मटेरियल एक फेज से दूसरे फेज में चला जाता है। इट मीन्स आइसोथर्मल, इट इज आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी कि ये एक समतापी, थर्मल को कहते हैं समतापी और आइसोबैरिक को हम कहते हैं समदाबी, यानी कि समान ताप पे और समान दाब पे वो अपनी फेज यानी कि स्थिति को चेंज करता है। इट मीन्स द टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट एंड आल्सो प्रेशर विल बी कांस्टेंट। तो ये बात होती है फेज के लिए कि फेज ट्रांजिशन कब होता है, फेज परिवर्तन कब होता है। फिर बात करते हैं कि इन द फेज ट्रांजिशन द गिव्स एनर्जी शुड बी जीरो। इसमें गिव्स एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास में इस टाइप की एक एनर्जी होती है,
जैसे मैं अगर बात करूं कि वाटर जो है वो जैसे अगर मैं बात करूं 100 डिग्री पे अगर वो बॉईल हो रहा है, जैसे वैसे वो बॉईल 100 डिग्री पे हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है कि जैसे मैं बहुत बात करूं अगर बहुत ठंड का इलाका है और ठंड के इलाके में वहां पे जो वाटर है, ओके, जैसे अगर बात करें वहां पे कोई मटेरियल जैसे वाटर की बात करें तो उस वाटर का आइस बनने के लिए उसमें प्रेशर की जरूरत पड़ती है। वो प्रेशर अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ओके, तो यानी कि कांस्टेंट है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्रेशर वहां पे चेंज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, -10 डिग्री पे, या तो -10 डिग्री पे वो आइस में कन्वर्ट होगा, -15 डिग्री पे, तो ऐसी सारी कंडीशन चेंज होती रहती है। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि जो यहाँ पे एनर्जी जो होती है, अब जैसे अगर मैं बात करूं कि 0 डिग्री पे सेल्सियस पे तो वो आइस बनना चाहिए, लेकिन ये 0 से 10 डिग्री, वो 10 डिग्री पे बन रहा है, तो ये 10 डिग्री बीच का जो टेम्परेचर है वो कहाँ गया, तो वो टेम्परेचर उसको हम कहते हैं लेटेंट एनर्जी। लेटेंट एनर्जी के फॉर्म में वो क्या रहता है, उस सिस्टम के अंदर रिजर्व रहता है, यानी कि उस सिस्टम के अंदर इकट्ठा हुआ रहता है, जिसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ओके, लेटेंट एनर्जी जिसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, वो गुप्त ऊष्मा के रूप में उसमें रहता है, लेकिन वो उसका यूज यहाँ पे इस टाइप से नहीं है कि उसको ऊष्मा के रूप में दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक गुप्त ऊष्मा के रूप में उसमें रहता है। गुप्त लेटेंट एनर्जी जिसको हम कहते हैं, लेटेंट हीट जो होती है उसमें सिस्टम में रिजर्व रहती है, और वो लेटेंट एनर्जी की बात आगे हम करेंगे। और अभी हम बात करते हैं गिब्स एनर्जी के बारे में। तो गिब्स फ्री एनर्जी की बात करता है, तो इन दी फेज ट्रांजिशन गिब्स एनर्जी शुड बी जीरो व्हेन द फेज आर इन इक्विलिब्रियम। जो भी इक्विलिब्रियम की बात होती है तो जनरल इंटरैक्शन होता है फेजेस के बारे में। जनरल इंटरैक्शन में हमेशा हम गिब्स एनर्जी को याद करते हैं, तो गिब्स एनर्जी की बात यहाँ पे आती है, तो गिब्स एनर्जी जीरो होनी चाहिए। जीरो मतलब मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि चेंज ऑफ गिव्स एनर्जी दैट इज इक्वल टू जीरो, और ये जो कंडीशन है चेंज दैट इज इक्वल टू मिनिमा, ये किसकी कंडीशन होती है, मिनिमा की कंडीशन होती है, यानी कि जी इज इक्वल टू मिनिमम। और बात करते हैं ये मिनिमम होता है, जी की जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं दैट इज द यू माइनस टी एस प्लस पीवी। और टी एस पीवी क्या है, ये टेम्परेचर है हमारा, जो हमारा सिस्टम है उसका, सिस्टम का टेम्परेचर है, एस इसकी एंट्रोपी है, पी इसका प्रेशर है, और वी इसका वॉल्यूम है उस सिस्टम का। तो ये क्या होता है, मिनिमम होता है, दैट इज मिनिमम। क्योंकि अगर हम बात करें कि मिनिमा की कंडीशन, तो किसी का डिफरेंशिएशन अगर जीरो होता है दैट इज द कंडीशन फॉर मिनिमा। ओके, वो कंडीशन मिनिमा की कंडीशन हो जाती है। डिफरेंशिएशन मतलब उसका डिफरेंस, उसका अंतर, एक अंतराल की बात करते हैं, तो वो वहां पे जीरो है, दैट इज द कंडीशन फॉर मिनिमा। और जी की बात करते हैं तो मिनिमा के कंडीशन पे जी जो है वो मिनिमम हो जाएगा। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम इन विच देयर आर टू फेजेस विच आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक सिस्टम को हम कंसिडर करते हैं जिसमें, जो कि आइसोलेटेड है, जो कि कैसा है, आइसोलेटेड, विलगित है। ओके, लेट देयर आर एन पार्टिकल इन सिस्टम, then suppose that first phase, in the first phase there are n1 particle and in the second phase there are n2 particle, so that जो इसका डायग्राम जो बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, तो उस डायग्राम की हम बात करते हैं। डायग्राम की बात हम इस टाइप से करते हैं कि यहाँ पे ये इसका एक, ओके, सो बात करते हैं दिस इज द सेकंड फेज एंड दिस इज द फर्स्ट फेज। ओके, ये फेज फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट फेज में n1 पार्टिकल है जिसकी गिब्स एनर्जी G1 है, वो हम आगे डिस्कस कर रहे थे ना। लेट अस कंसीडर G1 एंड G2 आर गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इन फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज रेस्पेक्टिवली। G1 जो है वो फर्स्ट फेज के लिए हो जाएगा, G2 जो है वो सेकंड फेज के लिए हो जाएगा, जहां पे पार्टिकल्स की संख्या n2 है। अब पार्टिकल्स को क्या चाहिए, पार्टिकल्स को चाहिए मिनिमम एनर्जी। ओके, और यहाँ पे गिब्स एनर्जी की क्या है, मिनिमम है। देखो, पार्टिकल्स एक फेज से दूसरे फेज में जाने का रीजन ये होता है कि जैसे पार्टिकल्स उसमें जा रहे हैं तो पार्टिकल्स को मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जहां मिनिमम एनर्जी होगी वहां पार्टिकल जाके अपनी स्टेट को, उस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि उसका स्थायित्व जो होता है वो वहां पे उसको मिल जाता है। जैसे अगर बात करूं उसको हम मोक्ष कह सकते हैं ना, जैसे कि अगर हम बात करें कि मोक्ष मिल जाता है उस पार्टिकल को, मतलब वो अपनी एक सेटिस्फैक्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है, मिनिमम एनर्जी के। बिकॉज जब भी किसी सिस्टम की एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, तो फिर वो उस स्टेट में रह नहीं पाता है, तो उसकी एनर्जी मिनिमम होती है, जहां पे वो स्टेबल पार्टिकल स्टेबल फॉर्म में रह जाता है, जिसके इसलिए वो क्या करता है कि पार्टिकल एक फेज से दूसरे फेज में जाता है। अब ये N1 पार्टिकल्स जितने भी हैं ये N2 फेज में जाएंगे अगर G2 जो है वो मिनिमम हुआ। ओके, इसमें कंडीशन लेट करें कि G1 G2 से
ग्रेटर देन है, तो G2 मिनिमम है, तो N वाले पार्टिकल सारे इसमें चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, फेज चेंज हो जाएगा, वो फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में, जैसे मैं अगर फर्स्ट फेज को लिक्विड को, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो हमने क्या किया, वाटर को हमने हीट दी, ओके, वाटर को हीट दी, हीट देने पे क्या हुआ, इसकी एनर्जी बढ़ी, इसमें जो भी पार्टिकल्स है उसकी एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ी, तो वो क्या करेंगे, लिक्विड फेज से एनर्जी बढ़ने पे अपना स्टेबल ना, अपना स्टेबल प्राप्त करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए वो सेकंड फेज में चले जाते हैं। सेकंड फेज दैट इज वेपर, ओके, एनर्जी बढ़ी, वेपर में गए, वेपर में वहां पे क्या हुआ, उनकी एनर्जी मिनिमम होगी। अब अगर वेपर की एनर्जी भी बढ़ जाए, तो फिर क्या होगा, इन दोनों की एनर्जी अगर इक्वल हो जाए, तो वो पार्टिकल्स क्या कहेंगे कि यहाँ पे भी हमारी वही एनर्जी है और यहाँ पे भी हमारी वही एनर्जी, तो हम इधर उधर फेज क्यों ट्रांसफर करें, फेज ट्रांजिशन उस टाइम पे नहीं होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में फेज ट्रांजिशन नहीं होता है। जैसे इसका फेज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे भी ई टेम्परेचर, ई एनर्जी है, यहाँ पे भी एनर्जी ई है, तो दोनों की एनर्जी जैसे यू यू लेट कर लेता है, तो वो दोनों एनर्जी यू इक्वल है, तो इक्वल एनर्जी है, तो वो फेज जो है वो यहीं पे होता है या वहीं पे होता है, चाहे यहाँ पे रहो चाहे वहां पे रहो, इन दोनों में फिर क्या होता है कि पार्टिकल्स क्या होता है, वेपर से फेज में जाते हैं, सॉरी लिक्विड से वेपर में जाते हैं, वेपर से लिक्विड में आता है, तो वो क्या होता है, वो सिस्टम आगे से आगे चलता रहता है। तो पार्टिकल्स जो लिक्विड में होते हैं वो देखते हैं कि वेपर में ज्यादा स्टेबल होंगे, वेपर में जाते हैं तो एनर्जी सेम मिलती है, तो वापस वो वेपर से लिक्विड में आ जाते हैं। तो ये सिस्टम जो होता है वो चलता रहता है जब इनकी एनर्जी इक्वल हो जाती है ना। तो यही रीजन है कि इनकी गिव्स एनर्जी दोनों की हमने इस टाइप से G1 एंड G2 लेट की है। अब हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, इसके कर्व के बारे में देखना है। सो बात करते हैं कि N1 N2 ये इसमें है, पार्टिकल्स है, तो हमने क्या कहा कि टोटल जो पार्टिकल्स है वो n हो जाएंगे, दैट इज N1 प्लस ये हो जाएगा N2। अब पार्टिकल में चेंज की बात करते हैं, देखो पार्टिकल तो नंबर है, नंबर कैसे होता है, कांस्टेंट होता है, तो पार्टिकल में जो चेंज होगा दैट इज जीरो, यानी कि डेल्टा एन जो है वो जीरो हो जाएगा। इट मींस डेल्टा N1 प्लस डेल्टा N2 एट दैट इज जीरो, यानी कि N1 पार्टिकल्स जो कि फेज सेकंड में जा रहे हैं, दैट इज चेंज ऑफ N1 वो, और उसका समीशन N2 यानी कि चेंज इन N2 दैट इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो गिब्स एनर्जी हमने G1 एंड G2 लेट की फॉर गिब्स एनर्जी, ओके, फॉर, अब हम लिख रहे हैं फॉर गिब्स एनर्जी ऑफ होल सिस्टम, इस पूरे सिस्टम की गिब्स एनर्जी के बारे में, तो पूरे सिस्टम की गिब्स एनर्जी मैंने जी लेट कर दी। अब एक फेज में N1 पार्टिकल है और ईच पार्टिकल हैज द G1 गिब्स एनर्जी, सिमिलरली सेकेंड फेज हैज N2 पार्टिकल एंड ईच हैज G2, तो ये हो जाएगी इसकी टोटल, दैट इज इक्वल टू G2। अब बात करते हैं फॉर इक्विलिब्रियम, अब हम किसकी बात करते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फेज, इक्विलिब्रियम फॉर टू फेज, दोनों फेज की इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करते हैं, तो फॉर इक्विलिब्रियम गिब्स एनर्जी डिफरेंस दैट इज जीरो, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस की है। गिब्स एनर्जी जो होती है वो इक्विलिब्रियम में कैसी होती है, मिनिमम होती है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इक्विलिब्रियम में जो होती है वो ये डेल्टा जी जो होती है वो जीरो के इक्वल होती है। इट मीन्स N1 G1 प्लस क्या हो जाएगा N2 G2 में चेंज, यानी कि डेल्टा की बात कर लेते हैं, इनका डेल्टा फाइंड कर रहे हैं ना, तो डेल्टा जी फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा N1 ना N1 डेल्टा N1 G1 प्लस ये हो जाएगा डेल्टा N2 G2 दैट इज इक्वल टू जीरो, और इसको हम क्या लिखेंगे N1 G1 इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा 1 मिनट, हाँ ओके ओके, सो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा N2 G2। अब हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा N1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N2, ओके, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस N1 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से N2 की वैल्यू फाइंड करता हूँ, सो 1 मिनट, अगर मैं यहाँ से N2 की वैल्यू फाइंड करता हूँ, सो डेल्टा N2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N1, तो मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा N1 G1 और माइनस ये पड़ा और वहां से माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा डेल्टा N1 G2, तो N1 N1 कैंसिल हो जाएगा, तो G1 इज इक्वल टू G2 हो जाएगा, यानी कि दोनों गिव्स एनर्जी जो है वो इक्वल है, दोनों गिव्स एनर्जी इक्वल है, मींस इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन को शो करता है, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि उस टाइम पे इसमें
ट्रांजिशन जो हो रहा है फेज ट्रांजिशन नहीं हो रहा। अब हम बात करते हैं इसके कर्व की। तो कर्व कैसा बनेगा, बिल्कुल सिंपल था, हमने दोनों के गिब्स एनर्जी को जो है वो इक्वल लेट कर लिया है। अब हम बात करते हैं इन दोनों में जो कर्व बनेगा वो कर्व कैसा होगा। ओके, उस कर्व की बात करते हैं। सो इसके कर्व की बात करते हैं तो कर्व इस टाइप से हो जाएगा हमारे पास में। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेशर ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसका टेम्परेचर ले लेते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में एक कर्व होता है और इस कर्व के इक्विलिब्रियम को हम इस टाइप से डिनोट कर लेते हैं। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द कर्व। अब हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं कि दिस इज द फेज वन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेज फर्स्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेज सेकंड हो जाएगा। ये फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड की हमने यहाँ पे बात की है। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इस कर्व पे हमेशा क्या होगा, G1 और G2 जो होगा वो इक्वल होगा फॉर बोथ फेज। फॉर बोथ फेज, दोनों फेज के लिए G1 एंड G2 जो है वो इक्वल होगा। अब मतलब क्या हो गया कि यहां से मैं अगर कोई भी पॉइंट लेता हूं इस पे और उसके अलोंग कोई भी टेम्परेचर ये हो जाएगा। सिमिलरली यहां से इस पे कोई पॉइंट लेते हैं और उसके अलोंग ये टेम्परेचर हो जाएगा। ये टेम्परेचर T1 हो जाएगा, ये टेम्परेचर T2 हो जाएगा। और यहाँ पे P2 और P1 ले लेते हैं। तो ये इन पॉइंट पे A एंड B पॉइंट पे क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स पे वो हमेशा इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करेगा। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करने का मीनिंग क्या हो जाएगा कि इसमें फेज सेकंड की अगर बात करता हूं तो फेज सेकंड में G2 जो है वो G1 से लेस होगा। अब एक बात बताए, G2 लेस है यानी कि मिनिमम कौन है, G2 है। तो जो पार्टिकल है, अगर मैं इसी डायग्राम में अगर मैं समझाऊं तो मैं बात करूं कि G2 लेस देन G1। ओके, G2 लेस देन G1, तो G1 की एनर्जी, G1 वाले पार्टिकल की एनर्जी मिनिमम है। सर मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था इसकी एनर्जी मिनिमम है। तो इन एनर्जी मिनिमम है तो क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल्स जो है वो यहां से यहां चले जाएंगे, यानी कि फेज फर्स्ट से फेज सेकंड में चले जाएंगे, बिकॉज G2 जो वो मिनिमम है। अब क्या होता है, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, G2 जो है वो G1 से बड़ा है, तो यहाँ वाले पार्टिकल सारे किस में चले जाएंगे, फेज फर्स्ट में चले जाएंगे। तो कर्व में कैसे डिनोट करेंगे, फेज फर्स्ट में G2 है ना लेस देन G1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, G1 ग्रेटर देन G2, सॉरी G1 इज लेस देन G2। अब यहाँ पे G2 ग्रेटर देन है। तो इस टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं। और अब बात करते हैं कि ये तो हमने 2 फेजेस लिया, लेकिन एक्चुअली हमारे पास में जो फेजेस होती है किसी मटेरियल के लिए वो 3 फेजेस होती है। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उन तीनों फेजेस के लिए जो कर्व बनेगा वो कैसा कर्व होगा, और उसके लिए हमको यहाँ पे कर्व का फॉर्मेशन करना है। उसके लिए जो कर्व है वो इस टाइप से बनेगा। ओके, सो बात करते हैं, यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टेम्परेचर। ओके, और हम क्या करते हैं, यहां से ये कर्व हो जाएगा फॉर वेपराइजेशन। इसको क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब होता है वाष्पन। ओके, ये कर्व जो है इसको हम कहते हैं वाष्पन कर्व। यहाँ पे G2 इज इक्वल टू G3 ले रहे हैं। अब एक्चुअली G2 G3 क्या है मैं बता देता हूं कि G1 जो ले रहे हैं हम सॉलिड के लिए ले रहे हैं। ओके, G2 जो ले रहे हैं हम गैस के लिए ले रहे हैं। सिमिलरली G3 जो ले रहे हैं दैट इज सॉरी G3 जो है वो गैस के लिए ले रहे हैं और G2 जो है वो लिक्विड के लिए ले रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सिमिलरली अब क्या हो जाएगा कि यहां से इस टाइप का जो कर्व बन रहा है ये कर्व हो जाएगा सॉलिड के लिए। 1 मिनट। ओके, ये जो कर्व बन रहा है वो सॉलिड के लिए बन रहा है। सॉलिड में बात करते हैं तो ये जो कर्व बन रहा है वो सॉलिड में बन रहा है, ये वेपराइजेशन हो रहा है, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग कर्व। और यहां से अगर हम बात करें कि इस टाइप का एक कर्व बन रहा है, ये जो कर्व बन रहा है दैट इज फॉर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ओके, सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन। ये सब्लिमेशन कर्व है, इसमें क्या होता है, ये G3 है इट मींस गैस है, ये G2 है इट मींस लिक्विड है, ये G1 है इट मींस सॉलिड है। ओके, अब इनके एक
जो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, इनके बीच में ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट। इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, जहां पे क्या होता है तीनों फेज एग्जिस्ट करती है। ओके, अब इस कर्व पे बात करूं, यहाँ पे क्या होगा G1 इज इक्वल टू G2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा G1 इज इक्वल टू G3 होगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। मेल्टिंग कर्व का मतलब होता है द्रवण वक्र, ये होता है जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवपातन वक्र, और यहाँ पे ये हो जाता है वाष्पन वक्र। तो त्रिक बिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो यूनिक होता है, एक ही बार बनता है, और यूनिक होता है, यूनिक होने से ट्रिपल पॉइंट में तीनों फेज जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। सो ये पूरा सिस्टम था जिसमें हमने देखा कि जो फेज ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है। आई होप आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे क्लेजेस क्लिपरन इक्वेशन के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।